अस्सलामुअलैकुम डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूँ आज आप सब खैरियत से होंगे। बच्चे, हमारे पास आज जो फिज़िक्स क्लास 10th का चैप्टर 18 का टॉपिक है वो है रेडियो आइसोटॉप्स एंड देयर यूजेस। न्यूक्लियाई which do not emit radiation naturally are called stable nuclei। ये चीज़ हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं कि कुछ एलिमेंट्स ऐसे होते हैं कि जो नेचुरली रेडिएशंस इमिट करते हैं, उनको हम अनस्टेबल न्यूक्लियाई का नाम देते हैं। तो जो रेडिएशन इमिट नहीं करते उनको हम क्या नाम देंगे? स्टेबल न्यूक्लियाई। और इसके अलावा हम ये भी पढ़ चुके थे कि ऐसे एटम जो अनस्टेबल होते हैं उनका एटॉमिक नंबर 80 से अबव होता है या 82 से ग्रेटर होगा। द एलिमेंट हुज एटॉमिक नंबर इज ग्रेटर देन 82 आर अनस्टेबल। They emit different type of radiations all time and hence continuously change from one type of element to other। मतलब जिनका एटॉमिक नंबर 82 से ग्रेटर होगा वो अनस्टेबल होंगे और वो हर वक्त रेडिएशन इमिट करते रहेंगे और कंटिन्यूसली एक एलिमेंट से दूसरे में कन्वर्ट होते रहेंगे। अब रेडियो आइसोटॉप्स होते क्या हैं उनको हम डिफाइन करते हैं। The stable and non-radioactive element can also be changed into radioactive element by bombarding them with protons, neutrons or alpha particle. Such artificially produced radioactive elements are called radioactive isotopes or radioisotopes। बच्चे, इसका ये मतलब है कि हमारे पास ऐसे एलिमेंट्स जो कि नेचुरली तो स्टेबल हैं लेकिन हम उनको अनस्टेबल बनाते हैं। तो जो हम आर्टिफिशियली उनको अनस्टेबल बनाते हैं उनको हम क्या कहेंगे? रेडियो एक्टिव आइसोटॉप्स या फिर रेडियो आइसोटॉप्स। और ये चीज़ हमने अभी डिस्कस की कि जिनका एटॉमिक नंबर 82 से ग्रेटर होगा। मतलब एटॉमिक नंबर ग्रेटर होने का ये मतलब है कि उसके अंदर प्रोटॉन न्यूट्रॉन की तादाद में नॉर्मल एलिमेंट्स से ज़्यादा वैल्यू होगी तो वो अनस्टेबल होंगे। तो इसका ये मतलब है कि अगर हमारे पास कोई एक स्टेबल एलिमेंट है उसमें हम किसी तरह से प्रोटॉन न्यूट्रॉन की तादाद को चेंज कर दें तो वो ऑटोमेटिकली अनस्टेबल एलिमेंट में कन्वर्ट हो सकते हैं। तो उसकी कुछ एग्जांपल्स जो आपकी बुक में कोट की गई थी कि हमारे पास एक स्टेबल सोडियम न्यूक्लियाई हो, उसके अंदर अगर हम एक न्यूट्रॉन को ऐड कर दें तो न्यूट्रॉन को ऐड करने से वो एक रेडियो आइसोटॉप सोडियम बन जाएगा। उससे क्या होगा कि जो आपके सोडियम है, सोडियम के एटॉमिक मास के अंदर एक वैल्यू इंक्रीज हो जाएगी, ये 23 से 24 में ये कन्वर्ट हो जाएगी और साथ में एनर्जी निकलेगी। वो एनर्जी किस फॉर्म में होगी? गैमा रेज की फॉर्म में। जैसा कि ये हमारे पास एल्यूमिनियम है, एल्यूमिनियम एक स्टेबल एल्यूमिनियम एक स्टेबल न्यूक्लियाई है। इसके अंदर अगर हमारे पास अल्फा पार्टिकल की बम्बारमेंट की जाएगी तो इसके एटॉमिक मास में चेंज आएगा। एटॉमिक मास में जब चेंज आएगा तो ये फास्फोरस में कन्वर्ट होगा। इसके अंदर 3 वैल्यूज़ इसकी ऐड होके इसको बना देंगी 30 एंड एक वैल्यू इसकी बच जाएगी तो हमारे पास एक न्यूट्रॉन मिल जाएगा। इसी तरह से ये 2 हमारा 13 की तरफ जाएगा, ऐड होके 15 बनाएगा तो एक हमें न्यू एलिमेंट फास्फोरस मिल जाएगा जो कि एक अनस्टेबल न्यूक्लियाई है। अब इसके यूजेस की बात करें, यूजेस ऑफ रेडियो आइसोटॉप्स, तो वो हमारे पास पहले यूजेस हैं ट्रेसेस। ट्रेसेस क्या होते हैं? रेडियो एक्टिव ट्रेसेस आर केमिकल कंपाउंड्स कंटेनिंग सम क्वांटिटी ऑफ रेडियो आइसोटॉप्स। मतलब कोई भी केमिकल कंपाउंड्स जिनके अंदर थोड़े बहुत रेडियो आइसोटॉप्स मौजूद होंगे, थोड़े बहुत रेडियो आइसोटॉप्स की क्वांटिटी उसके अंदर मौजूद होगी, उसको हम क्या कहेंगे? रेडियो एक्टिव ट्रेसेस। Radioisotopes are used as traces in medicine, industry and agriculture। मतलब ये जो रेडियो आइसोटॉप्स हैं इनके ट्रेसेस को हम मेडिसिन के अंदर, इंडस्ट्री के अंदर, एग्रीकल्चर के अंदर इस्तेमाल कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल रेडियो आयोडीन 131 रेडियली
accumulate in the thyroid gland and can be used for the monitoring of thyroid functioning। मतलब आयोडीन 131 को हम अपनी जो थायराइड ग्लैंड है इसकी फंक्शनिंग की मॉनिटरिंग के लिए यूज़ कर सकते हैं। और ये चीज़ आप आई थिंक आपने पढ़ी भी होगी कि जो गिलहड़ है, गिलहड़ जिसके अंदर गला सूज जाता है, उसके अंदर आयोडीन का ही यूज़ किया जाता है। इसी तरह से फॉर द डायग्नोसिस ऑफ ब्रेन ट्यूमर फास्फोरस 32 इज़ यूज्ड। मतलब अगर ब्रेन के अंदर ट्यूमर्स हो जाते हैं तो उनको कैसे एलिमिनेट किया जाता है, फास्फोरस 32 को यूज़ करके। इसी तरह से इसकी एक और एग्जांपल भी है कि जो कैंसर है उसका इलाज कोबाल्ट से किया जाता है। मेडिकल ट्रीटमेंट के अंदर वही चीज़, रेडियो आइसोटोप्स आर आल्सो यूज्ड इन न्यूक्लियर मेडिसिन फॉर curing various disease. For example, radioactive cobalt-60 is used for the curing cancerous tumors and cell. The radiation kill the cells of malignant tumor in the patient. रेडियो कोबाल्ट को यूज़ किया जाता है। अच्छा, इसके अंदर जिस तरह ऊपर हमने पढ़ा कि मेडिसिन के अंदर भी इसको यूज़ किया जाता है, इसके अलावा रेडियोथेरापी का एक होती है जिसके अंदर रेडिएशन उन ट्यूमर्स की जगह पे फॉल की जाती है और उन ट्यूमर्स को किल किया जाता है। नेक्स्ट बच्चे हमारे पास है कार्बन डेटिंग। कार्बन डेटिंग क्या होती है बच्चे कि कुछ आसार कदीमा हमें मिलते हैं। अक्सर आपने सुना होगा कि हमें फ़लाँ जगह से फ़लाँ चीज़ मिली, तो उसकी एज वगैरह फाइंड करने के प्रोसेस को हम कार्बन डेटिंग कहते हैं। एक्चुअल में आप लोग अच्छे से जानते हैं कि हमारे एटमॉस्फेयर के अंदर कार्बन डाइऑक्साइड मौजूद है और प्लांट्स भी ये कार्बन डाइऑक्साइड आपको पता है कि यूज़ करते हैं। तो कार्बन 14, रेडियो एक्टिव कार्बन 14 आपके प्लांट्स के अंदर जब जाती है तो वो भी प्लांट्स भी आपके कुछ हद तक रेडियो एक्टिव बन जाते हैं। When a tree dies, the radiocarbon 14 present inside plant start decaying. नॉर्मल जब आपका पौधा ग्रो कर रहा है उस वक्त तो उसकी कार्बन जो है वो यूटिलाइज होती रहती है, वो डिके नहीं होती, मतलब उसकी टूटती नहीं है कार्बन। जैसे हमने एग्जांपल भी आपको याद होगा पढ़ी थी, कार्बन को नाइट्रोजन में कन्वर्ट होती है जब उसके अंदर डिके होता है, अल्फा या बीटा या गैमा रेडिएशन उसमें से इमिट होती हैं तो आपको नाइट्रोजन मिलती है। तो इसमें यही है कि जब पौधा जिंदा होता है तो उस वक्त तो वो कार्बन डाइऑक्साइड की डिके नहीं हो रही होती क्योंकि वो उसको यूटिलाइज कर रहा होता है। लेकिन जब वो टूट जाता है, डेड हो जाता है, तो फिर उसके अंदर मौजूद कार्बन 14 डिके होना शुरू हो जाती है। अब कार्बन 14 की जो हाफ लाइफ है वो आपके पास 5730 ईयर्स है। मतलब अगर आप कहें कि आपके पास 100 मॉलिक्यूल्स या एलिमेंट्स हैं कार्बन के, तो उसको 50 तक पहुंचने के लिए जो टाइम लगेगा वो कितना टाइम लगेगा, 5730 ईयर्स उसको लगेंगे। ये उसकी हाफ लाइफ है। तो अब आपके पास एक कार्बन पौधा है जिसकी कार्बन की अमाउंट आप चेक करें, आप उसके अमाउंट को चेक करें और नॉर्मल आपके पास जो एक पौधा होता है उसकी अमाउंट को भी चेक करके आप उसका कंपैरिजन करें, तो उसके कंपैरिजन से आपको पता चल जाएगा कि ये पौधा यहाँ पर कितना अरसा पहले यहाँ पर डेड हुआ था। तो इस तरह से हम जो पुरानी चीज़ें हैं, साइंटिस्ट इन्हीं चीज़ों को देखते हुए जो हमारी रॉक्स हैं या इनके अंदर मौजूद जो कार्बन के ट्रेसिस हैं उनकी उस वक्त की अमाउंट को देखते हुए हाफ लाइफ के साथ कंपेयर करते हैं और अंदाज़ा लगाते हैं कि यहाँ पर ये चीज़ कितना अरसा पहले मौजूद थी। तो बच्चे ये कुछ चीज़ें थी हमारी जो हमने आज डिस्कस की। अगर इसमें आपको कोई इशू हो तो आप लोग पूछ सकते हैं। ओके बच्चे, अल्लाह हाफिज़।